नमस्कार सीधा कथा को स्वागत करुच्ची मुथाबिर सामल। आज सीधा कथार अतिथि होती कांग्रेस वेटरान पूर्वतन केंद्र मंत्री श्रीजुक्त जयराम रमेश जी। हम आलोचना करवा। सर स्वागत करते हैं आपको। नमस्कार। पहले स्टेट पॉलिटिक्स या नेशनल पॉलिटिक्स से शुरू करें? नेशनल पॉलिटिक्स से शुरू करें। अच्छा, अभी तक जो सीट इलेक्शन खत्म हुआ है, हाँ। कांग्रेस को कितना सीट आएगा और इंडिया अलायंस के बारे में अगर बात करेंगे? 4 चरणों में अभी 279 सीटों का चुनाव हो चुका है। पहला चरण 19 अप्रैल को और दूसरा चरण 27 अप्रैल को था। 2 चरण के बाद ही मैंने कहा था दक्षिण में बीजेपी साफ और उत्तर भारत, दक्षिण पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत में हाफ। 4 चरणों के बाद और भी साबित हो गया है। इसका आधार क्या है? इसका यह कर्नाटक में देखिए, तेलंगाना में देखिए, राजस्थान में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, ये सब ऐसे राज्य हैं जहां हमको 0, 1 या 2, कुछ राज्यों में तो हमें तो बिल्कुल सीटें ही नहीं मिली थी। मिसाल के तौर से महाराष्ट्र, राजस्थान में, महाराष्ट्र में हमें 1 सीट मिला था, कर्नाटक में 1 था, तेलंगाना में हम 3 थे। ऐसा हर एक राज्य में जाएं अगर आप देखें, 2019 की हमारी जो प्रदर्शन था उसकी तुलना में अभी 2024 में अगर ज़मीनी हकीकत देखें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इसीलिए हम विश्वास के साथ कहते हैं कि अभी तक जो चुनाव हुए हैं बिल्कुल स्पष्ट और निर्णायक जनादेश इंडिया जनबंधन को मिलना दीवार पर लिखा गया है। और एक और मैं आपको प्रूफ देता हूँ। आप पूछते हैं आप कैसे कह रहे हैं, मैं एक और सबूत देता हूँ। 19 अप्रैल के बाद प्रधानमंत्री की भाषा देखिए, प्रधानमंत्री की भाषा सुनिए। पहले मोदी की गारंटी, हाँ 400 पार, ये सब बातें करते थे। 19 तारीख के बाद हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम लीग, मंगलसूत्रा, भैंस, ये सब उनकी भाषा ही बदल गई। मोदी की गारंटी भूल गए, विकास की बात भूल गए, मैंने विकसित भारत उसकी बात भूल गए और सब सामाजिक ध्रुवीकरण की बातें करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जान गए कि ज़मीन पर उनका प्रचार का कोई असर नहीं पड़ रहा है। वो थके हुए हैं, लोग तंग आ चुके हैं उनके नौटंकी से, उनके ड्रामाबाजी से। और तभी सभी चैनलों को इंटरव्यू देना शुरू कर दिया, अखबारों को इंटरव्यू देना शुरू कर दिया। तो ये सब क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री भोखलाए हुए हैं, परेशानी में है। अगर नंबर की बात करेंगे, नंबर की मैं नहीं बात करता हूँ, तो कांग्रेस, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। 2004 में जो हमें निर्णायक जनादेश मिला था कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस के सहयोगी पार्टियों को, वही इतिहास 2024 को 20 साल बाद दोहराएगा। लेकिन बीजेपी का नारा है कि इस बार 400 पार। वो नारा किस लिए लगा रहे हैं? अभी तो नहीं लगा रहे, पहले लगाते थे। वो नारा इसलिए लगा रहे थे 400 पार का हमें अधिकार दीजिए, 400 पार हमें कराइए ताकि हम संविधान बदल सके। संविधान क्यों बदले? क्योंकि हम आरक्षण बंद कर देंगे। हम आरक्षण के खिलाफ हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के खिलाफ हैं। क्योंकि ये संविधान जो हमारा संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, ये उनके विचार में मनुवादी आदर्शों को दर्शाता नहीं है, मनुवादी आदर्शों से प्रेरणा नहीं लेता है। यही तो आरएसएस के हमेशा कहते आ रही है। ऑर्गेनाइजर में लेख लिखा गया था 26 नवंबर 1949 को, कहा गया था कि हमारा संविधान में भारतीयता नहीं है क्योंकि वो मनुवादी आदर्शों पर नहीं आधारित है। वो हमेशा हमारे संविधान के खिलाफ रहे हैं, आरक्षण के खिलाफ रहे हैं। मोहन भागवत ने कहा है, सभी लोगों ने कहा है। तो ये सामाजिक न्याय और आरक्षण के खिलाफ होने के कारण वो चाहते हैं कि हम ये संविधान को बदलें। 400 पार, 400 पार, 400 पार इसलिए ताकि हम नया संविधान लाएं, यही तो मांग। पर अभी चुप हो गए क्योंकि वो जानते हैं राजस्थान में, महाराष्ट्र में, कई राज्यों में इसका बैकलैश हो गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों को ये जान गए हैं कि ये 400 पार बार बार बात कर रहे हैं ताकि संविधान बदले। तो वो अभी चुप हो गए हैं। अभी हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं सब जगह। अगर इंडिया अलायंस कम्स टू पावर, देन हु विल बी द प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट? हमारा इलेक्शन ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं है। हमारा इलेक्शन अमेरिकन के माफिक सौंदर्य का प्रतियोगिता नहीं है। बट हमें ट्रम्प चाहिए, बाइडेन चाहिए, नहीं। हमारा सिस्टम है पार्लियामेंट्री सिस्टम।
पार्टी को हम जिताते हैं, पार्टी को बहुमत मिलता है, पार्टी चुनाव लड़ती है, पार्टी विचारधारा, पार्टी मैनिफेस्टो, पार्टी सिंबल के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है। उसके बाद वो पार्टी तय करता है। 2004 में ये क्या सवाल पूछा गया था कांग्रेस पार्टी से, आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? 13 तारीख को चुनाव का नतीजा आया, 16 तारीख को मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री का नाम घोषणा हो गया। तो इंडिया पार्टी के, इंडिया जनबंधन के जो पार्टियां हैं मिलेंगे, जो उनके नेता हैं, संसदीय दल के नेता हैं, वो प्रधानमंत्री बनेंगे। मान लीजिए कांग्रेस अलायंस के अगर अपर हैंड में कांग्रेस रहेगा इंडिया अलायंस में, तो इज देयर एनी चांसेस फॉर इंडिया अलायंस में कांग्रेस सर्वोपरि है, बिल्कुल। सो कांग्रेस मजबूत नहीं है तो इंडिया गठबंधन मजबूत नहीं है, ये तो वास्तविक है ना, आंकड़े देखिए ना। तो हमेशा 2004 में भी यही था, कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। राहुल गांधी का चांसेस रहेगा? नहीं, व्यक्तियों के बारे में अभी ये इलेक्शन कौन बनेगा प्रधानमंत्री का नहीं है, ये इलेक्शन है किसको मिलेगा मैंडेट, किस पार्टी को मिलेगा मैंडेट, कौन बनेगा प्रधानमंत्री नहीं है। ये आप मीडिया वाले चलाते रहेंगे, आपका चेहरा कौन है, कहाँ से आएगा, कौन रहेगा, फलाना होगा या ए होगा या बी होगा, इसमें हम ज़्यादा समय बिताने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम पार्टी को जिता रहे हैं, पार्टी को जनादेश मिल रहा है। जब पार्टियां जीतेंगी, इंडिया जनबंधन जीतेगा, 4 तारीख को, 5 तारीख को वो मिलेंगे और प्रधानमंत्री का नाम की घोषणा की जाएगी, बस। और एक बात आप सुने होंगे, शरद पवार जी ने बोले कि स्मॉल पार्टी शुड मर्ज विद कांग्रेस। बाद में क्या होगा देखा आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है, अभी हम 2024 के चुनाव लड़ रहे हैं, बस। बाद में क्या होगा देखा जाएगा। अभी हमारा एक ही मकसद है। आप महाभारत जानते हैं ना, अर्जुन ने क्या किया? वो मछली देखते रहे और निशाना सिर्फ मछली पर था, आपको याद है? तो अभी कांग्रेस का निशाना किस? वही है, 2072 से ऊपर हमें मिलना है। एक ही निशाना है, इंडिया जनबंधन को स्पष्ट और जनादेश मिलना है, बस। और ये सब बेकार की बातें हैं। कौन बनेगा प्रधानमंत्री, रीजनल पार्टी का क्या होगा, ये सब सेकेंडरी इंपॉर्टेंस, इतना महत्व नहीं रखता। एक मात्र मुद्दा है, हमें जनादेश मिलना है। और इसका माने नहीं है कि हमें 273 मिलना है या 275 मिलना है, हमें स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलना है। ये बात बीजेपी भी तो कह रहे हैं। बीजेपी तो 400 पार की कह रही है, पर मैं आपको कह रहा हूँ ना, जमीनी हद पर देखिए ना, क्या इस बार कोई वेव नहीं है, कोई लहर नहीं है। और प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज देखिए, प्रधानमंत्री टीवी में आते हैं, रो पड़ते हैं, हर एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे हैं, हर एक मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं। इंटरव्यू ये तो बड़ी हंसी मजाक है। वो सारे आते हैं, प्रधानमंत्री के घर जाते हैं, कैमरा उनका है, स्क्रिप्ट उनका है, सवाल उनके हैं, जवाब उनके हैं। इसमें क्या आता है, क्या पता चलता है? ये प्रधानमंत्री हैं, गलती से भी सच नहीं बोल सकते। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है ना 4 शेरों का, उसके नीचे लिखा गया है सत्यमेव जयते। इनका नारा है असत्यमेव जयते। अभी क्या कहते हैं प्रधानमंत्री कि टेम्पो लेकर काला धन कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं। अरे 8 नवंबर 2016 को आपने नोटबंदी की, आपने क्या कहा 8 नवंबर, आपको याद है? मित्रों, मैं काला धन निकाल रहा हूं। 8 साल बाद वही काला धन के पास, और वो टेम्पो में आ रहा है कांग्रेस पार्टी को। ये टेम्पो किसका है पहले बताइए? आपने हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल को जेल में भेजा, ईडी और सीबीआई के इस्तेमाल करके। और एक सवाल सर, कांग्रेस का जो राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा और जो न्यायिक यात्रा, इस इलेक्शन में इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा से 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक 150 दिन, बाद में भारत जोड़ो न्याय यात्रा 63 दिन मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र। ये हमारे संगठन में एक नई जान आई, नई उमंग आई, नई शक्ति आई, हमारे लिए एक संजीवनी के माफिक थी, और हमारे राजनीति के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था, एक परिवर्तनकारी क्षण था। और पहली बार असली राहुल गांधी दिखाई दिए सड़कों पर, जनता से मिले, अपनी मन की बात नहीं कही, जनता की चिंता सुनी। और हमारे जो 5 न्याय है ना, नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और रिश्तेदारी न्याय, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा से निकला है।
हमारे जो 25 गारंटियां हैं जो हमने दिया है, महालक्ष्मी का, कर्जा माफ़ी का, ये युवा भर्ती भरोसा का, ये सब भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नतीजा है। ये लोगों की आवाज़ हमने सुनी है। आपने बीजेपी का मैनिफेस्टो देखा है? 70 पेज का मैनिफेस्टो है, 60 फोटोग्राफ है हमारे आउटगोइंग प्रधानमंत्री का, और 70 पेज का मैनिफेस्टो है। वो तो फोटोग्राफिक एल्बम है। तो ये हम आपने जो सवाल पूछा है, इस यात्रा से क्या निकला? इस यात्रा से 5 न्याय निकले, इस यात्रा से 25 गारंटी निकले, इस यात्रा से हमारे संगठन में एक नई एकता आई। ओके, उड़ीसा के बारे में अगर बात करेंगे तो आपको क्या लगता है उड़ीसा में ओपीसीसी का? नहीं, इस बार हमें देखिए, मैं उड़ीसा का प्रभारी नहीं हूँ, तो मैं गलत व्यक्ति हूँ इस सवाल का जवाब देने के लिए, पर मोटे तौर से मैं कहूँगा कि इस बार हमारा प्रदर्शन लोकसभा में इस बार 2019 की तुलना में बहुत बेहतर होगा। हम उम्मीद करते हैं, यहाँ कई सारे सीटों में हम मुकाबला में हैं, हम कड़ा मुकाबला दे रहे हैं। हमारे संगठन, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता बड़े उत्सुकता से, बड़े ऊर्जा से, आक्रामक ढंग से लड़ाई लड़ रहे हैं। असेंबली में हम चुनाव में लगे हुए हैं, और हमारा मुकाबला सिर्फ बीजेडी के खिलाफ नहीं है, हमारा मुकाबला है इस गठबंधन के खिलाफ। ये बीजेपी और बीजेडी ना एक ही भाषा बोलते हैं, ये शैडो बॉक्सिंग करते हैं, नकली बॉक्सिंग करते हैं। प्रधानमंत्री नवीन बाबू के खिलाफ कुछ कहते हैं, नवीन बाबू प्रधानमंत्री के कुछ खिलाफ। असली बात यह है, 10 साल में किसान विरोधी कानून का समर्थन दिया बीजेडी ने, श्रमिक विरोधी कानून समर्थन दिया, जो जल जंगल ज़मीन का विरोध था वो कानून बीजेडी ने समर्थन किया। सभी मौके पर बीजेडी ने बीजेपी का समर्थन किया। इतना तक उन्होंने एक बीजेपी उम्मीदवार को राज्यसभा के चुनाव में जितवाया और उनको मंत्री बनवाया मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में। तो बीजेपी और बीजेडी में कोई फर्क नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो हमारी लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं उड़ीसा में, हम इन दोनों से लड़ रहे हैं, और विकल्प जनता के सामने ये है, क्या वो बीजेपी को वोट दे या कांग्रेस को वोट करे। लेकिन ये बात तो सर आप डिमांड कर रहे हैं, एलिगेशन ला रहे हैं, लेकिन बीजेडी और बीजेपी अगर एक है तो कांग्रेस को क्यों फायदा नहीं मिलता है उड़ीसा में? नहीं, देखिए, ऐसा अभी 24 साल से हम सत्ता में नहीं हैं। हम सत्ता में नहीं हैं, 40 साल में सत्ता में थे। सत्ता की राजनीति अलग होती है, विपक्ष में रहने की राजनीति अलग होती है, कार्य करने का ढंग अलग होता है, जनता के बीच में जाना पड़ता है, जन आंदोलन करने पड़ते हैं। तो ये सब समय लगता है संगठन में एक विपक्ष की नज़रिए को अपनाने के लिए। हम हमेशा सत्ता की नज़रिए से हम अपने आप को देखा करते थे एक ज़माने में, क्योंकि सारे राज्यों में हम सत्ता में थे, केंद्र में भी सत्ता में थे। तो हमारे संगठन में भी कुछ पिछले कुछ सालों में कमियां हुई होंगी, पर मैं समझता हूं आज हम जान गए हैं कि हमें इसको बिल्कुल लड़ना है, दृढ़ तरीके से लड़ना है। और जो कार्यक्रम, जो गारंटी, जैसा कि हमने 5 गारंटियां दी हैं केंद्र के सरकार के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए भी हमने गारंटी दिए हैं, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, श्रमिकों के लिए, समाज के हर अलग अलग वर्गों के लिए। और हम उम्मीद करते हैं और हमें विश्वास है कि ये गारंटियां हम जनता तक पहुंचा रहे हैं। गारंटी कार्ड हमने छपवाया है, अलग अलग परिवारों में, अलग अलग घरों में जाकर घर घर गारंटी कार्ड अभियान हम चला रहे हैं। और हम पूरा उम्मीद करते हैं कि हमें विधानसभा में भी वही सफलता हम हासिल करेंगे जो हम उम्मीद कर रहे हैं लोकसभा चुनाव में। लेकिन बीजेडी और बीजेपी में यहाँ पे भी फाइटिंग जोरदार हो रहा है। नहीं, ये तो फ्रेंडली फाइट है यार, ये तो फ्रेंडली फाइट, दिखावा फाइट है, ये बिल्कुल दिखावा फाइट है। अंदर में एक ही है, सेटिंग हो गया है, ये मैच फिक्सिंग है। क्या में सेटिंग हो गया? नहीं, ये मैच फिक्सिंग है बस। मैं आपको यहाँ वहाँ आप मेरा समर्थन करो, यहाँ दिखावा करो, लोगों को दिखाओ कि हम आपस में लड़ रहे हैं, ये तो मैच फिक्सिंग है, बिल्कुल मैच फिक्सिंग है। लेकिन और एक बात चर्चा हो रहा है यहाँ पे कि सेंट्रल टीम आपका जो एआईसीसी का फोकस में उड़ीसा नहीं है, ऐसा लग रहा है। राहुल जी आ रहे हैं बोलंगीर, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष आ रहे हैं, हमारे 2 सबसे
ऊंचे स्तर के नेता, सर्वोपरि नेता कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल दोनों आ रहे हैं। अगर हम चुनाव जीतेंगे नेताओं के कारण नहीं जीते, हम जमीनी स्तर पर संगठन क्या है, हमारे कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, हमारे गारंटी कार्ड घर में पहुंच रहे हैं कि नहीं, हमारे उम्मीदवार प्रचार कर रहे हैं कि नहीं, वही महत्व रखता है। नेता आते हैं, एक माहौल बनता है, मीडिया से बातचीत होती है, हेडलाइन आता है, टीवी में आता है, ये बात सही है। पर अगर हमें इसको वोट में बदलना है तो ज़मीनी स्तर पर हमें काम करना है, हमारे कार्यकर्ताओं को काम करना है। तो उनको तो हेडलाइन मिलता नहीं है। आप जब बड़े नेता आते हैं उनको हेडलाइन बनाते हैं, पर जब ज़मीनी स्तर पर हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात में लगे हुए हैं, घर घर जा रहे हैं, खटखटा रहे हैं, गारंटी कार्ड लेकिन ये सब तो ठीक है सर, लेकिन यहाँ का भी सीनियर लीडर है जो कांग्रेस में थे, अभी बीजेडी और बीजेपी में ज्वाइन किए हैं, कारण क्या हो सकता है? यार देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वॉशिंग मशीन की ज़रूरत पड़ती है, उनको लोटस ब्रांड वॉशिंग मशीन और मोदी ब्रांड वॉशिंग पाउडर की ज़रूरत है। ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स से डरे हुए हैं, तो उनको धमकी देकर, डरा कर उनको बीजेपी में शामिल किया जाता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो पद चाहते हैं, एम्बिशन अलग होता है, वो चले जाते हैं, उनको कुछ ना कुछ वादा किया जाता है, कुछ मिल जाएगा आपको। कोई विचारधारा पर जो विश्वास रखता है वो कांग्रेस नहीं छोड़ता है। जो कांग्रेस में है वो कांग्रेस की विचारधारा में उनका अडिग विश्वास है। ये विचारधारा की राजनीति हम बात कर रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा इसीलिए निकाला गया था कि हम चुनावी राजनीति से थोड़ा हटकर विचारधारा की राजनीति को हम अपने आप को मजबूत करें। चुनाव लड़ेंगे, कुछ चुनाव जीतेंगे, कुछ चुनाव हारेंगे, पर विचारधारा की राजनीति में अगर हम मजबूत नहीं होंगे तो आरएसएस बीजेपी को खुला फील्ड मिल जाएगा। लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस सक्सेस होता है, उड़ीसा में नहीं हो पा रहा है। हो जाएगा यार, तेलंगाना तो बगल में स्टेट है। यहाँ पे उड़ीसा में भी एक तेलंगाना में भी हो जाएगा। तो उड़ीसा में कौन है रवंत रेड्डी? पहले कर्नाटक में हुआ, बाद में तेलंगाना में हुआ। देखिए, कर्नाटक यहाँ है, तेलंगाना यहाँ है, उड़ीसा यहाँ है। तो कर्नाटका टू तेलंगाना टू उड़ीसा। तो उड़ीसा में रवंत रेड्डी कौन? दो साल पहले हमारे जो बड़े बड़े आजकल टीवी में बड़े लोग छाए हुए हैं, इलेक्शन एक्सपर्ट, पोल स्ट्रेटेजिस्ट, दुनिया भर की बातें हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं, इंटरव्यू किया जाता है उनसे। एक ऐसे बड़े व्यक्ति ने हमें सलाह दिया कि तेलंगाना में आप मत लड़िए, आप नंबर 3 में हैं, आप बीआरएस के साथ समझौता कर लीजिएगा। 2 साल पहले तो हमने कहा क्या बकवास बात कर रहे हो? तो वो उन्होंने हमको छोड़कर चले गए, वो बीआरएस के साथ काम कर, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ पर आप जान गए होंगे मैं किसका जिक्र कर रहा हूँ। आज हम तेलंगाना की सरकार हम बनाए हैं। तो उड़ीसा में भी जैसा कि मैंने कहा, कर्नाटक पहले आया, बाद में तेलंगाना आया, तेलंगाना के बगल में ही तो उड़ीसा है, उड़ीसा में भी ऐसे ही होगा। तो रेवंत रेड्डी कौन है उड़ीसा में? आएगा रेवंत रेड्डी। 2 साल पहले रेवंत रेड्डी कौन था? आप जानते थे क्या रेवंत रेड्डी का नाम 2 साल पहले? बताइए, आप जानते थे? वो तो एमएलए। अगर हमारी बात हुआ करती थी, अगर मैं आपसे 2 साल पहले मिलता या 1.5 साल पहले मिलता, क्या आप मुझे बोल सकते थे कि रेवंत रेड्डी के पास जादू की छड़ी है? तो उड़ीसा में भी ऐसा होगा? नहीं, जादू की छड़ी एक व्यक्ति में कभी नहीं होता है, जादू की छड़ी संगठन में होता है। व्यक्ति आते हैं, ऊर्जा लाते हैं, प्रचार करते हैं, पर संगठन के पास जादू की छड़ी होती है। अगर संगठन ने तय कर लिया है कि हम जीतेंगे तो कई रेवंत रेड्डी पैदा होंगे। उड़ीसा में रेवंत रेड्डियों की कमी नहीं है, कई रेवंत रेड्डी खड़े हुए हैं। उनको हमें पहचानना है, उनको हमें सशक्त बनाना है। और मैं आपको कहूँगा कि रेवंत रेड्डियों की कोई कमी नहीं है उड़ीसा में। कई काबिल लोग हैं कांग्रेस पार्टी में, युवा लोग जो लड़ेंगे, जो बीजेडी और बीजेपी के साथ समझौता नहीं करेंगे, जो डरने वाले नहीं हैं और जिनके पास कोई छिपाने के लिए कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने गलत काम नहीं किया। अब देखते जाइए। उड़ीसा में भी ऐसा स्ट्रेटेजी होगा क्या आगे पार्टी में, जैसे तेलंगाना में हुआ है, कर्नाटक में हुआ है? अगर स्ट्रेटेजी होगा, मैं इंटरव्यू में तो नहीं बताऊंगा ना, ये ब्रॉडकास्ट के लिए तो नहीं करूंगा। हमने क्या तेलंगाना में ब्रॉडकास्ट किया? कोई नहीं किया। हम चुपचाप हमने काम किया। जब लोग कह रहे थे कि हम हारने वाले हैं, हम 3 नंबर पर हैं, असली मुकाबला बीआरएस और बीजेपी के बीच में है,
हमने काम किया, ऐसी उड़ीसा में चुपचाप करी कि हम काम करेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर।